गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है सो ये पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ और मैं शुरू से चाहता हूँ पढ़ाना, यानी ग्रामर जो है सो बहुत सारे स्टूडेंट्स रेकमेंड किए जो ग्रामर शुरू से पढ़ाइए, क्योंकि लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है आपका वो ज़्यादातर आप ग्रामर जितना कमांड करेंगे उतना बेहतर आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंग्लिश तो हमारी नेटिव लैंग्वेज है नहीं और नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए जो नॉर्थ इंडियन है या फिर जिनका जो ज़्यादातर इंग्लिश का लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करते या ऐसे बैकग्राउंड में नहीं रहते हैं जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, इसीलिए जो है सो मैं जो है इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि मतलब पहला जो स्टार्टिंग पीरियड होता है आप ग्रामर को स्टार्ट कैसे कीजिएगा और ग्रामर क्या रोल प्ले करता है लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो मैं तो अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं इंग्लिश ट्यूटर हूँ और मैं 10 साल से या 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ यूट्यूब पे बना देने के ताकि विद्यार्थी को एडवांटेज मिल सके। तो मैं जो है सो पहले शुरू करता हूँ, ये फर्स्ट वीडियो है मेरा और अच्छी तरह से आप जो है सो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा। और किसी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स है या फिर क्वालिटी अच्छी नहीं है वीडियो की, तो मैं कोशिश करूँगा अच्छी तरह से यहाँ पे बताने की। और अभी फिलहाल आपको यहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी हो वो तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पता नहीं जा रहा। तो पहले मैं यहाँ से ग्रामर के विषय में आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये ग्रामर जो है सो कई प्रकार के होते हैं। ग्रामर जो है सो आप ग्रामर का आप ये कह सकते हैं जितने लैंग्वेज है वो सभी लैंग्वेज का अपना ग्रामर होता है। जो भी आप लैंग्वेज आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बोलते हैं या फिर राष्ट्रीय लेवल पे या भी जो जनरल लैंग्वेज है आप जो लोकल लैंग्वेज आप प्रयोग करते हैं, सभी भाषा के ग्रामर होता है। इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो ग्रामर वैसे ही जरूरी है जैसे आप कोई चीज सीखते हैं उसमें फाउंडेशन जो चीजें जरूरत होती है, उसी प्रकार कह सकते हैं आप ग्रामर जो है तो आपको जरूरी है। तो आप ग्रामर कैसे डिफाइन कीजिएगा, ग्रामर क्या चीज है? देखिए, ग्रामर एक ऐसी चीज है या ऐसी पुस्तक है जो हमें ये बताता है कि हम किस तरीके से अपने लैंग्वेज को सही तरीके से डिलीवर कर सकते हैं और सही कैसे लिखिएगा और कैसे बोल सकते हैं आप और कैसे सही पढ़िएगा। ये ग्रामर एक ऐसे रोल प्ले करेगा, आपको लैंग्वेज को पूरी तरह से रेक्टिफाई कर देगा। पूरे ग्रामर पढ़ने के बाद आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी ग्रामर क्या होता है। तो आप ये कह सकते हैं ग्रामर ये चीज है जो हमें लैंग्वेज को सीखने में काफी हद तक मदद करता है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज तो इंग्लिश है नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए ग्रामर को अगर आप डिफाइन कीजिएगा तो ये कह सकते हैं ग्रामर इज द बुक which helps us to read, write and speak English properly। यानी आप ये कह सकते हैं ग्रामर इज समथिंग दैट विल ऑलवेज हेल्प यू rectify your language. So as a result we can say that grammar plays a vital role in developing your communication skills. If you want to be perfect at any language, I am not talking about English. So there are varieties of language across the planet. Each language has its own grammar. So if you want to define grammar, you can say that grammar is the book which helps us to read, write and speak English properly. I am teaching you English, that is why I am just giving the definition of English grammar. If you study another language, so according to that definition will be provided. So I think English grammar means what? English grammar is very essential when we start learning English language. For example, if we are not used to speaking and those who are not used to speaking English language and all of a sudden or for the first time if they are trying to learn English language, so in the initial phase they require grammar, because grammar will always inspire you to be perfect at speaking. You can hardly make any kind of mistakes if you are perfection in grammar. So from a perspective, so I think I need to explain in Hindi because I understand that this kind of communication creates a lot of problems for you. So have a listen.
यहाँ पे जो है आप कहते हैं ग्रामर जो है क्या है, ग्रामर आपकी भाषा को शुद्ध करता है। चलिए ग्रामर को हम पार्ट्स बताते हैं। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर जो होता है उसके 5 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी अंग्रेजी व्याकरण के 5 पार्ट्स होते हैं, यानी 5 भाग होते हैं। पहले भाग जो है आपका है वो है अर्थोग्राफी। पहला है अर्थोग्राफी। दूसरा आपका है इटिमोलॉजी। तीसरा है सिंटैक्स और चौथा है पंक्चुएशन। और 5वां प्रोसोडी। ये 5 प्रकार के इंग्लिश ग्रामर होते हैं। पहले भाग का नाम आपको अर्थोग्राफी है। ये अर्थोग्राफी क्या होता है देखिए, अर्थोग्राफी होता है क्या, इसमें जो लैंग्वेज स्टार्ट होता है, आपको किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए आपको लेटर्स की जरूरत पड़ती है, यानी हर लैंग्वेज आपको लेटर्स से स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए अर्थोग्राफी में आप ये कह सकते हैं कि ये इंग्लिश व्याकरण की ऐसे भाग है जिसमें आप जो अक्षर होता है, वर्ड जिसको आप हिंदी में कहते हैं, यानी अक्षर से ही आपको कोई भी लैंग्वेज शुरू करना पड़ेगा। उसी तरह से आप अर्थोग्राफी में जो है सो आप ये कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर which deals with the study of English alphabet। देखिए यहां पर अर्थोग्राफी है आपका द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी व्याकरण की ऐसी शाखा जिसमें आप अंग्रेजी वर्णमाला के विषय में पढ़ते हैं, उसी को अर्थोग्राफी कहा जाता है। तो वर्णमाला मतलब क्या होता है, वर्णों के माला, यानी अक्षर के माला। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब आप किसी भी भाषा के अक्षर को एक साथ करिएगा तो उसको उसका नाम होता है वर्णमाला। यानी आप ये कह सकते हैं अक्षरों के समूह का नाम दिया गया है वर्णमाला, यानी अक्षर को एक साथ जब लिखा जाता है उसी का एक नाम है वर्णमाला। उसको आप इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं, यानी अल्फाबेट, यानी अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला, यानी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे आप अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपको, आप इसको अगर कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। आप जो है सो इसको देख सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट, यानी इसका मतलब ये है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी अक्षरों के एक समूह में जब लिखा जाएगा उस समूह का नाम होता है वर्णमाला। तो आप जो है वर्णमाला समझ गए होंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं देयर आर 26 लेटर्स, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। यहां पर मैंने लिखा है देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। तो आप जो है तो यहाँ पे 26 अक्षर होते हैं, तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको दोबारा भी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर 26 लेटर्स है इंग्लिश अल्फाबेट में। ये जो है आप लोगों को देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट,
यानी इंग्लिश अल्फाबेट में आपको 26 अक्षर होते हैं। और ये आप गलती से मत कह दीजिएगा कि 26 अल्फाबेट है। अल्फाबेट हर भाषा में एक ही होता है, इसीलिए ध्यान रखिए है, कभी भी कोई आदमी अगर पूछता है तो आप ये नहीं कह सकते कि 26 अल्फाबेट है। आप कह सकते हैं कि जो अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट एक ही है, लेकिन उसमें 26 लेटर्स हैं, ऐसा कह सकते हैं। और उसके बाद जो है तो आपको देखिए प्रत्येक लेटर को, यानी ईच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट can be written in two ways. Each letter of English alphabet can be written in two ways. यानी इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी आपको लेटर है उसको दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला कह सकते हैं कैपिटल लेटर, और दूसरा होता है स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, ये तो हो गया आपका राइटिंग के बेस पे, यानी इसके तरीके दो तरीके से लिखा जाता है। लेकिन साउंड के बेस पर जो है, आप ये भी कह सकते हैं साउंड के बेस पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, यानी साउंड के आधार पर, यानी साउंड मतलब ध्वनि होता है आवाज, उसके आधार पर भी जो है तो दो प्रकार के होते हैं। यानी ऑन द बेसिस ऑफ साउंड लेटर्स हैव बीन क्लासिफाइड into two parts. On the basis of letters, on the basis of sound, letters have been classified into two parts. यानी साउंड के बेस पर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वोवेल, वोवेल लेटर्स, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट लेटर्स। तो वोवेल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर, तो वोवेल मतलब होता है स्वर वर्ण, और कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन वर्ण। देखिए वोवेल किसको, वोवेल समझना बहुत आसान है, आपको वोवेल रटने की जरूरत नहीं है। वोवेल आप कह सकते हैं उसको जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बगैर होता है। यानी इंग्लिश अल्फाबेट के जो वर्ण आप देख रहे हैं 26 है, उनमें से ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे की सहायता के बगैर होता है, यानी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, या फिर ये कह सकते हैं ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ यानी वोकल कोड इसकी सहायता से होता है, उसको आप कह सकते हैं वोवेल। यानी कह सकते हैं वोवेल उसको कहते हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर करता ही नहीं, यानी अपना उच्चारण स्वयं देता है। इसलिए वोवेल आप कह सकते हैं 5 है, ए ई आई ओ यू। आप ये जानकारी प्राप्त करेंगे, अभी वोवेल लेटर्स पढ़ रहे हैं, आप वोवेल साउंड नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आप ये पहले वोवेल लेटर समझें, उसके बाद आप साउंड समझिएगा। क्योंकि वोवेल और कॉन्सोनेंट ये रियलिटी में अगर जानना है तो ये लेटर्स है नहीं, ये साउंड है। और साउंड जो है सो आपको बाद में पढ़ेंगे कि वोवेल साउंड आपको 20 होता है और कॉन्सोनेंट साउंड होता है 24। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये 20 24 तो 44 हो सकता है, तो आप ध्यान रखिए कि 26 लेटर्स है वो 44 साउंड प्रोड्यूस करता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये बाद में जो आगे वीडियो आने वाला है उसमें हम बताएंगे। इसलिए आप कॉन्सोनेंट लेटर्स वोवेल तो समझ गए होंगे। वोवेल उसको कहते हैं जो अपने उच्चारण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। आप देखिए कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं, कॉन्सोनेंट उसको कहते हैं जो हमेशा अपने उच्चारण के लिए वोवेल पर ही निर्भर करता है। यानी ये समझ सकते हैं ये अपने आप पे निर्भर कभी नहीं कर सकता, ये दूसरे पे ही निर्भर करता है। तो कॉन्सोनेंट निर्भर करता है किस पे, वोवेल पे। आप ये कह सकते हैं कि जो कॉन्सोनेंट यानी इट डिपेंड्स ऑन वोवेल, इट डिपेंड्स ऑन वोवेल। यानी ये जो है सो कॉन्सोनेंट जो होता है ना,
कॉन्सोनेंट जो भी होता है वो सारे किस पे डिपेंड करता है, वॉवेल पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ कैसे डिपेंड करता है। देखिए ये जो है सो कॉन्सोनेंट वॉवेल पे कैसे निर्भर करता है या डिपेंड करता है, आप देखिए, आप उच्चारण करके देखिए। जैसे आप अगर बी पढ़ते हैं तो बी में जैसे ई का उच्चारण यानी बी पढ़ते हैं तो आप ई अपने आप जैसे उसका उच्चारण हो रहा है, तो ई जो है सो वॉवेल है। आप सी का उच्चारण करके देखिए, सी में ई तो उच्चारण अपने आप आ जाता है। आप डी करके देखिए तो डी में भी ई आ जाता है, ई तो वॉवेल ही है। आप एफ ए प्लस एफ यानी एफ ऐसे होता है। तो देखिए सारे जो कॉन्सोनेंट है उन सभी में वॉवेल का उच्चारण आता ही है। तो आप ये समझ जाइए कि जितने भी कॉन्सोनेंट है उन सभी में वॉवेल का उच्चारण आता है, यानी कॉन्सोनेंट हमेशा वॉवेल पर ही निर्भर करता है। चलिए आप एक बच गया उसमें बताता हूँ। एक होता है सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल यानी सेमी मतलब होता है आधा। कहीं पर भी अगर कोई सेमी लिखा है तो उसका मतलब समझिएगा आधा होता है। यानी सेमी वॉवेल का मतलब होता है कि जो ऐसे वर्ण जो ना तो पूरी तरह से वॉवेल है और ना ही पूरी तरह से कॉन्सोनेंट है। तो देखिए इसमें W और Y जो है आपका W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स। ये W और Y को सेमी वॉवेल कहते हैं। अब देखिए सेमी वॉवेल इसको क्यों कहते हैं? इसको सेमी वॉवेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी वॉवेल तो कभी कॉन्सोनेंट की तरह काम करता है। अब इसका कंडीशन आप जान लीजिए कि ये कहाँ वॉवेल और कहाँ कॉन्सोनेंट बनेगा। तो साधारण सा आपको याद रखना है, अगर कोई इंग्लिश का वर्ड है और वो वर्ड W और Y से शुरू होता है, यानी समझ लीजिए ना कोई इंग्लिश का वर्ड है अगर शुरू में W और Y आता है तो उस W और Y को आप कॉन्सोनेंट समझिएगा। जैसे देखिए वॉच है, वॉच है, ये जो W देख रहे हैं आप लोग, ये यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। ये W जो है कॉन्सोनेंट है। और जैसे देखिए आप येट, ये जो य आप देख रहे हैं ये भी कॉन्सोनेंट है। यानी आप जब शुरू में W और Y को कहीं भी देखते हैं तो समझ जाइए डायरेक्ट वो कॉन्सोनेंट है। आप हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे वो जो होता है कॉन्सोनेंट होता है यानी व्यंजन वर्ण होता है, इसलिए आप समझ जाइए कि ये जो है इसको कॉन्सोनेंट है। और ये समझ जाइए कि W और Y अगर शुरू में आता है तो कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन अगर शुरू में छोड़ के कहीं पे भी आ जाए तो वॉवेल्स ही होंगे। जैसे देखिए, जैसे आप लेजी, Y देखिए, Y जो है तो आपको Y को Y नहीं पढ़ रहे हैं आप, लेजी Y को E पढ़ रहे हैं आप। तो E बताइए क्या है? E तो आपको वॉवेल है। जैसे क्रेजी हो गया, तो क्रेजी आप पढ़ते हैं तो ये Y को Y नहीं पढ़ रहे हैं आप, Y को E पढ़ रहे हैं, तो E तो वॉवेल से है। तो समझ जाइए आपको अगर शुरू में नहीं है W और Y, कहीं पे भी है ना, तो सारे के सारे वॉवेल से होंगे। तो चलिए आप लोग जो है इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। और मान लीजिए अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं कि कहाँ पे क्या करना है, और उसके अनुसार जो है हम क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। ये पहला वीडियो था, इसमें जो है सो ये इतना बताया गया, और अगले वीडियो में जो है सो आपको अगला चैप्टर जो है सो अगला चैप्टर यानी ग्रामर का जो सेकेंड पार्ट है एटिमोलॉजी, उसका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आप पूरी तरह से वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा, और जहाँ भी दिक्कत होगा आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दूसरे वीडियो में उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। अच्छी